इसराइल पैलेस्टाइन का इशू, रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ट्रेंडिंग जियोपॉलिटिकल इशू है। काफ़ी सारे इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें जुड़ गए, जैसे कि जमात इस्लामी है और भी काफ़ी सारे हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप ज्ञान पॉइंट। और यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, स्पोर्ट्स या तो और भी मिस्टीरियस इवेंट्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जनरल नॉलेज, ये सब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आने वाले टाइम में मिलता रहेगा। तो दोस्तों, मैं आने वाले टाइम में इन सारे कैटेगरीज पे वीडियो बनाने का ज़रूर प्रयास करूँगा और आपके सामने रखने का कोशिश करूँगा। बाकी इस वीडियो का टॉपिक है बांग्लादेश क्राइसिस, क्योंकि इसराइल पैलेस्टाइन का इशू, रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ट्रेंडिंग जियोपॉलिटिकल इशू है वो है बांग्लादेश का क्राइसिस अभी। और बेसिकली शेख हसीना, आपको तो पता ही होगा, बांग्लादेश का पीएम रहा करती थी। उनके गवर्नमेंट को गिराया गया और उन्होंने बाकायदा 5 अगस्त को रिज़ाइन करके इंडिया में शरण लिया। और इसी साल को शेख हसीना का जो गवर्नमेंट है, जो उनका प्राइम मिनिस्टरशिप है, वो ख़त्म हो चुका। तो बेसिकली एक इशू हुआ था बांग्लादेश में, कह सकते हो कोटा सिस्टम को लेके, कि बांग्लादेश में जो फ्रीडम फाइटर्स का जो वंशज है उनको गवर्नमेंट जॉब्स में 60% का उनका हक है। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन वो एक्चुअली चला नहीं। उस पर बहुत ही प्रोटेस्ट वगैरह हुआ। ये प्रोटेस्ट रुका नहीं और ये बहुत ही बड़ा एक प्रोटेस्ट हो गया। काफ़ी सारे इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें जुड़ गए, जैसे कि जमात इस्लामी है और भी काफ़ी सारे हैं। और बांग्लादेश का जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है पीएनपी, वो भी जुड़ गए प्रोटेस्ट में। तो बाद में ऐसा हुआ कि शेख हसीना का गवर्नमेंट का पतन ही हो गया। But I can tell you one thing. Nobody should play with the fire. Nobody should try to suppress the 70 million people. When they are determined to achieve something, nobody can suppress them. और मैं इस वीडियो में बांग्लादेश से रिलेटेड थोड़ा आपको जानकारी देना चाहूँगा, और बांग्लादेश क्यों फॉर्म किया और उसके बाद के इवेंट्स और फॉर्म करने का क्यों ज़रूरत पड़ा, कैसे फॉर्म किया, वो सारे आपको जानना चाहिए। और इसी वीडियो में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। लेट्स डाइव इन। So here we go, Bangladesh chronology of events. So basically मैंने ईयर वाइज बांग्लादेश में जो इवेंट्स हुए, या तो बांग्लादेश फॉर्म करने से पहले जो इवेंट्स हुए और उसके बाद को कैटेगराइज किया, और उनमें जो फैक्ट्स मुझे दिखा, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, मोटा मोटा आपके सामने प्रेजेंट किया यहाँ पे। तो बेसिकली बांग्लादेश क्यों फॉर्म हुआ, और फॉर्म भी हुआ तो कैसे हुआ, और उसके बाद के कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, ताकि आपको पता लगे कि बांग्लादेश का हिस्ट्री क्या है, कैसे बांग्लादेश फॉर्म हुआ, और अभी का बांग्लादेश अभी का जो सिचुएशन है बांग्लादेश में वो कैसे हुआ। तो बेसिकली ढाका आपको पता ही है, वो बांग्लादेश का कैपिटल है। लेकिन जब मुगल्स रूल करते थे तो वो बंगाल प्रोविंस का पार्ट हुआ करता था, उसका कैपिटल हुआ करता था। और जब ब्रिटिशर्स आए बेसिकली और आके अपना रूल एंड किया 1947 में, तो बंगाल को डिवाइड कर दिया गया वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में, और ईस्ट बंगाल एसिमिलेट हो गए पाकिस्तान के साथ। 1956 में ईस्ट बंगाल को रीनेम करके ईस्ट पाकिस्तान कर दिया गया। जब मुगल्स रूल करते थे, वो 16 to 18 सेंचुरी रूल किया है, और उनके टाइम में बंगाल एक बड़ा प्रोविंस हुआ करता था। लेकिन 1757 में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स आए, और ब्रिटिशर्स इससे पहले ही थोड़ा पहले आ चुके थे, लेकिन 1757 को उन्होंने एकदम जंग ऐलान कर दिया, और सिराजुद्दौला जो तब के किंग थे, तब के किंग बोल लो या तो प्रिंस बोल लो, बंगाल का, उनके साथ उन्होंने लड़ाई किया। बैटल ऑफ प्लासी हुआ, और वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने जीत गया, अंग्रेज जीत गया। फिर अंग्रेज़ों का रूल, ब्रिटिशर्स का रूल जब 1947 में ख़त्म होता है, उन्होंने वही किया, बंगाल को पार्ट दिया वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में, और ईस्ट बंगाल पाकिस्तान का पार्ट हो गया। अब 1956 से लेके 1971 के बीच में एक बहुत ही बड़े लीडर का आप कह लो कि बहुत ही बड़े लीडर उभर के आए,
जिनका नाम शेख मुजीबुर रहमान है, वो बेसिकली बंगालियों का मतलब वॉइस उठाते थे। 1947 में जब इंडियन सिविल सर्विस का ऐसा समीक्षा करा हुआ था कि मतलब उनमें कितने परसेंटेज बंगाली या तो बंगाली मुस्लिम्स है, तो वो बहुत ही कम लोग थे। और 1960 में जब पाकिस्तान सिविल सर्विस का ऐसा समीक्षा कर दिया गया, तो उसमें भी खाली 1/3 मेंबर्स मतलब बंगाली हुआ करते थे, तो वो भी एक इशू था। और बंगाली जो कल्चर है, बंगाली जो लैंग्वेज है, वो बहुत डाउन प्ले होता था। नॉर्मली उर्दू और इस्लामिक जो कल्चर है, उर्दू जो लैंग्वेज है, वो सभी प्रमोट पाकिस्तान करते थे, तो इसके अगेंस्ट वॉइस उठाते थे मुजीबुर रहमान। फिर 1965 में मुजीबुर रहमान ने एक ईस्ट पाकिस्तान का ऑटोनॉमी के लिए कुछ अपने डिमांड्स रखे, 6 पॉइंट डिमांड्स। बेसिकली 1965 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर भी हुआ था कश्मीर को लेके, तो मौका सोचते हुए मुजीब ने अपना जो भी है डिमांड्स रखे। 1970 में याहा खान जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान का, प्रेसिडेंट था पाकिस्तान का, और जो कमांडर इन चीफ भी था आर्म फोर्सेस का पाकिस्तान का, उन्होंने इलेक्शन ऑर्डर कर दिया। और उनमें अवामी लीग जिसको रिप्रेजेंट करते थे मुजीबुर रहमान, उन्होंने 169 सीट्स में 167 सीट्स जीत गए। और मतलब अगर देखा जाए तो वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो जो भी एक बहुत ही बड़े लीडर है, उन्होंने 144 सीट्स में 81 सीट्स जीत पाए। तो अगर आप ये कुल मिला के देखें कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में टोटल नंबर ऑफ सीट्स तो देखा जाता है 313 सीट्स होता है, उनमें से जुल्फिकार अली भुट्टो को 81 सीट्स मिलता है, और लेकिन शेख मुजीबुर रहमान को 167 सीट्स मिलता है। मेजोरिटी किसका होगा? आवामी लीग का। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट था। फिर 1971 में सब कुछ मतलब देखते हुए सारे जो सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस है, उसको देखते हुए याहा खान ने मुजीब के साथ काफ़ी नेगोशिएशंस किए, कोशिश किए, लेकिन नेगोशिएट हुआ नहीं और कोई अंजाम नहीं निकला, और उसके नतीजा हुआ ऑपरेशन सर्चलाइट। ऑपरेशन सर्चलाइट में बेसिकली पाकिस्तान के आर्मी मतलब वेस्ट पाकिस्तान के आर्मी और जो बंगाली रजाकर्स थे जो प्रो पाकिस्तानी थे, अल बदर के नाम से जाना जाता है, और जो पाकिस्तानी आर्मी है वो अल शम्स के नाम में जाना जाता है, उन सभी ने एक मतलब बहुत ही घिनौना हरकतें किया बंगालियों के साथ। और करीब करीब मतलब एक ही हफ्ते में 7,000 बंगाली मारे गए, और थोड़े और जितना दिन हुआ मतलब ढाका में 30,000 लोग मारे गए, और उनके साथ रेप हुआ, टॉर्चर हुआ, काफ़ी सारे एट्रोसिटीज़ हुए। और ये जो सिलसिला है ये लंबा चला, ये 8 महीना 9 महीने तक चला, और उनमें से 3 मिलियन मतलब जो बंगाली है उनका निधन हो गया, हलाक हो गया, जो भी आप कह लो। और जो बंगाली महिलाएं थे उन पे टॉर्चर हुआ, रेप हुआ, काफ़ी सारे एट्रोसिटीज हुआ, मतलब एक कंप्लीट जेनोसाइड था। फिर ये सब देखते हुए ऑब्वियसली मतलब एक बवाल मच गया था पूरे दुनिया में, और काफ़ी सारे कंट्रीज बटे हुए थे। कोई पाकिस्तान का सपोर्ट ले रहा था, कोई बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश तो तब बना नहीं था, लेकिन जो बंगाली है उनका सपोर्ट कर रहे थे। और इनमें से हमारा प्यारा भारत तो मतलब जो राइट है उनका ही सपोर्ट किया था। और राइट यहाँ पे मुझे जो लगता है वो ऑब्वियसली बंगाली लोग थे, क्योंकि उनका एक अपना कल्चर है, अपना एथनिसिटी है, और अगर आप उनको दबाने का कोशिश कर रहे हो, उन पर अत्याचार कर रहे हो, तो वो बहुत ही गलत बात है। तो जो सही है, जो राइट है, उनके साथ मतलब हमारा प्यारा भारत ने अपना पक्ष रखा, उनके साथ दिया। और जो बंगाली फ्रीडम फाइटर्स है, जो इंडिजिनस फाइटर्स है, उनके साथ मिलकर इंडियन आर्मी ने एक फाइट जो छिड़ गया था तब, एक वार ही बोल लो, बहुत ही बड़ा वार हुआ था, तो वो छिड़ गया था पाकिस्तान के साथ। तो उनमें पार्टिसिपेट किया और पाकिस्तान को हराया। लेकिन तभी जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है, निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने भेज दिया 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल में, और एक बहुत ही बड़ा आप कह लो कि वॉरशिप है, और उसके पूरा जंगी बेड़े है वो, और उसके साथ और भी छोटे छोटे वॉरशिप्स थे। तो मतलब एक पूरा फ्लीट उन्होंने भेज दिया। एक सोच के देखो, एक बहुत बड़ा वॉरशिप जिसमें से मतलब
जो फाइटर जेट्स है वो भी मतलब वहाँ पे स्टेशन रहता है, और अगर मतलब ज़रूरत पड़े वो फाइटर जेट्स उड़ान भर के फिर दूसरे कंट्री में जाके अटैक भी करता है। तो वैसा वॉरशिप, और उसके साथ जो आप मतलब कह सकते हो कैरियर शिप्स, जिसमें वो फाइटर जेट्स फिर आपका हेलीकॉप्टर्स ये सारे तैनात रहता है, और वो जाके किसी के कंट्री के सामने खड़े हो जाते हैं, किसी की कंट्री के आसपास में जो समुंदर है उसमें वो लोग स्टेशन रहता है, और वहाँ से फिर ये फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स ड्रोन्स जो भी है वो उड़ान भरते हैं और अटैक करते हैं। तो कैरियर शिप वॉरशिप जो भी है वो तैनात कर दिया गया, उनके साथ और भी छोटे छोटे वॉरशिप्स तैनात हुए बे ऑफ बंगाल में। सोच के देखिए, अमेरिका हम सोचते हैं कि कितना अच्छा देश है, वहाँ पे जाके हम कमाएंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, ग्रो करेंगे, इतना मतलब रिच कंट्री है, लेकिन अमेरिका का ये भी एक इमेज है, ये भी एक साइड है। और तब अमेरिका पाकिस्तान को फेवर करते थे, उनका ही साइड लेते थे, और रशिया ने साइड लिया इंडिया का। और ऐसा हुआ कि रशिया ने भेज दिया, ले भाई 10th ऑपरेटिव बैटल ग्रुप हमने छोड़ दिया, अब तू क्या करेगा बता अमेरिका। तो ऐसा कुछ हो गया। तो इसको देखते हुए अमेरिका ने अपना फ्लीट वापस लिया। लेकिन हाँ मतलब बहुत ही एक ग्लोबल क्लैश ऑलमोस्ट होने वाला था। जो क्लैश थोड़ा लोकलाइज था, इंडिया पाकिस्तान के बीच ही था, वो एक ग्लोबल वॉर हो जाता, लेकिन हुआ नहीं। एंड मतलब इसमें बहुत बड़ा हाथ है, मतलब तब के इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है उनका, फिर जो भी इंडियन आर्मी में जो सोल्जर्स थे उनका, और सभी का मतलब बहुत ही बड़ा हाथ है कि हम इसको मतलब फैलाने नहीं दिए इस वॉर। फिर जो सरेंडर वगैरह हुआ, आप देख सकते हो कि जो जनरल नियाजी है, आमिर अब्दुल्ला नियाजी, उन्होंने अपने 93,000 सोल्जर्स को लेके सरेंडर किया इंडियन और आर्मी और मुक्ति वाहिनी के सामने। और इस पूरे जंग में करीब करीब 4,000 भारतीय जो जवान है उनका शहीद हुआ। उन्होंने अपना जान गंवा के मतलब बांग्लादेश को बांग्लादेश बनने दिया, क्योंकि तब तो बांग्लादेश नहीं था, तब ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। तो ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनने दिया, और अभी जो बांग्लादेश है वो कैसा है, उनमें बहुत ही बड़ा रोल हमारे इन जवानों का है, और कुछ 10,000 लोग घायल हुए थे। 1971 मतलब 1971 के बाद फिर जो होना था वही हुआ। मुजीबर रहमान प्राइम मिनिस्टर बन गए, और अबू सईफ चौधरी प्रेसिडेंट बने। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट आ जाता है, 1975 में मुजीब का एसेसिनेशन हो जाता है। मैंने आपको बताया था मतलब बंगाली रजाकर जो प्रो पाकिस्तान एक तबका है आर्मी का, वही वही प्रो पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर्स ने मुजीबर रहमान का पूरा फैमिली को मार डाला। और मतलब खाली शेख हसीना बच गई थी, क्योंकि वो मतलब वहाँ पे थी नहीं, ढाका में, वो बाहर थी। तो ऐसा हुआ, और फिर नवंबर 1975 में जनरल जियाउर रहमान पावर में आए, और वो मतलब पूरा कंट्रोल है जो अपने हाथ ले लिया। और वो भी प्रो पाकिस्तानी थी, और मतलब पाकिस्तानी एलिमेंट्स को फेवर करते थे। लेकिन उनका भी निधन हो गया 1981 को, किसी ने एसेसिनेट कर दिया उनको चित्तागोंग में। और 1981 के बाद मतलब 1981 में अब्दुल सत्तार वो प्रेसिडेंट बने, और वो प्रेसिडेंट तो बने, लेकिन उनके हाथ में उतना पावर नहीं था। जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद उनके हाथ में ही ज़्यादा पावर हुआ करते थे। तो मतलब ऐसा है, बांग्लादेश और पाकिस्तान में एक चीज़ कॉमन है, मतलब आर्मी का बहुत बड़ा रोल है पॉलिटिक्स में। मतलब जैसे कि पाकिस्तान में अभी भी देखा जाता है, कहीं भी तख्ता पलट होता है, कुछ भी होता है, आर्मी का रोल रहता है। बांग्लादेश में भी ऐसा मतलब हुआ था पहले भी, और अभी जो मतलब शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया, उसमें भी मतलब माना जा रहा है कि आर्मी का भी थोड़ा बहुत रोल है, क्योंकि उसके बाद ही आर्मी पूरा आके अपना कंट्रोल जो भी है ले लिया था, जब शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के इंडिया चली गई। तो मार्च 24 में 1982 में
मोहम्मद इरशाद सत्तर को हटा देते और वो बन जाते एकदम मतलब ऑल इन ऑल बांग्लादेश का। और 1983 में वो प्रेसिडेंट बन जाते और बांग्लादेश जो एक सेकुलर स्टेट हो गया था 1973 में, तब 1988 में इरशाद के अंडर ही मतलब इस्लाम को स्टेट रिलीजियन कंसिडर कर लिया गया। फिर काफ़ी प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट बीच बीच में जो होता है सारे कंट्रीज में, पॉलिटिकल टर्मोइल, कई सारे इश्यूज मतलब निकल जाते हैं जिससे रिलेटेड मतलब जो देश का नागरिक है वो प्रोटेस्ट करता है। तो वही चीज़ बांग्लादेश में भी हुआ, कई सारे इश्यूज निकल गए थे, जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट, सारे चीज़ों को लेके, गरीबी को लेके। तो मतलब काफ़ी सारे इश्यूज में फंस गए इरशाद के गवर्नमेंट और उन्होंने स्टेप डाउन किया 1990 में। उसके बाद दोस्तों बैटल ऑफ बेगम स्टार्ट होता है। बैटल ऑफ बेगम्स मतलब कुछ नहीं, पॉलिटिकल वॉर खालिदा जिया और शेख हसीना के बीच। खालिदा जिया बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे और वो बेसिकली जियाउर रहमान का बीवी है और शेख हसीना शेख मुजीबुर रहमान का डॉटर है और वो रिप्रेजेंट करती थी आवामी लीग। तो बीच में इन दोनों का पावर, बीच बीच में ये लोग कभी शेख हसीना पावर में, कभी खालिदा जिया पावर में, ऐसा इन दोनों का हिसाब किताब रहा बांग्लादेश के पॉलिटिकल सिनेरियो में। तो 1991 से लेके 1996 तक, फिर 2001 से लेके 2006 तक खालिदा जिया पावर में रही। फिर शेख हसीना 1996 से लेके 2001 तक पावर में रही और फिर जनवरी 2009 से लेके अब तक वो पावर में थी। तो ज़्यादातर पावर में शेख हसीना ही थी। लेकिन अभी शेख हसीना का मतलब गवर्नमेंट को उखाड़ दिया गया। शेख हसीना को बोला गया कि 45 मिनट आपके पास टाइम है, आप जहाँ पे भी जाना है चले जाओ बांग्लादेश में से बाहर। और अभी वो भारत के शरण में है, पता नहीं असाइलम उनको मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी तक का कोई ऐसा वेरीफाइड न्यूज़ है नहीं, लेकिन वो अभी भी भारत में ही है। बांग्लादेश का जो इंटरिम गवर्नमेंट अभी फॉर्म हुआ है वो चाह रहा है कि शेख हसीना को एक्सट्राडिट किया जाए और मतलब अगर कुछ इन्होंने क्राइम वगैरह किया है जो भी पॉलिटिकल सर्कल में इन्होंने किया है इससे पहले, और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उनको भी इन्होंने दबाया, न्यूज़ चैनल्स को दबाया। तो इनमें काफ़ी सारे इश्यूज, काफ़ी सारे मतलब चीज़ें शेख हसीना के टाइम में हुआ है बांग्लादेश में। जो अभी के इंटरिम गवर्नमेंट है उनका कहना है, जो तब का शेख हसीना को अपोज करता है उनका ये कहना है कि काफ़ी सारी चीज़ें शेख हसीना ने किया और मतलब एज ए डिक्टेटर काम किया बांग्लादेश में, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उसी चार्जेस पे शेख हसीना को एक्सट्राडिट करने का ये लोग का कोशिश है कि शेख हसीना को बुलाया जाए वापस और उन पे कुछ केसेस वगैरह, धाराएं वगैरह लगाया जाए, जो ऐसे कंट्रीज में होता रहता है जहाँ पे ऐसे तख्ता पलट होता है। तो जिसका मतलब कंट्रोल जाता है गवर्नमेंट से, तो उन पे केसेस डाला जाता है, उनको जेल पे डाला जाता है। तो ऐसे पाकिस्तान में भी हुआ है, बांग्लादेश में भी अभी हो रहा है। और दोनों कंट्रीज में मतलब मिलिट्री का दबदबा बहुत ज़्यादा है और पहले भी था, और अभी जब शेख हसीना को मतलब बोला गया कि आप चले जाओ, तब भी मिलिट्री नहीं बोला है उनको कि जाने के। बाकी बांग्लादेश का ऐसा है, एक बड़ा तबका है जो प्रो पाकिस्तानी है और अभी भी है ये लोग, और इनके जो एक्टिविटीज़ है, इनके जो मतलब क्रियाकलाप है, उससे पता ही लग जाता है ये चीज़ें। और ऐसा क्यों है वो मैं इस वीडियो में तो नहीं आपको बोलूँगा या तो आपके सामने रखूँगा। नेक्स्ट वीडियो में या तो आने वाले टाइम में मैं उसमें भी एक वीडियो बनाऊंगा कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच क्या इश्यूज है और इसलिए एक तबका बांग्लादेश का वो इंडिया को पसंद नहीं करते, भारत एकदम नापसंद। तो उसके बारे में मैं वो आने वाले टाइम में बताऊंगा। बाकी आज वीडियो यहाँ के लिए इतना तक।
तो दोस्तों फाइनली बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ये तो ज़रूर कीजिएगा। कुछ आपको एक्स्ट्रा जानकारी है बांग्लादेश से रिलेटेड या तो लेटेस्ट अपडेट से कमेंट में ज़रूर आप लिखिएगा। और ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर वेट कीजिए और मैं जल्दी कुछ नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो बना के आपके सामने रखूँगा। बाय।